वेलकम एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब के प्रोफेशनल क्लासेस पे जिसका नाम है विजन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। सबसे पहले हम आज का पहला टॉपिक चालू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो इंड AS 3 के 3 में प्रिस्क्राइब्ड है, जो हमारे इस टॉपिक रिलेवेंट है 12th के लिए, BCom के लिए, CMA के लिए और CS के लिए। चलिए हम बेसिक लेवल से इनिशिएट करते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट समझने से पहले हम लोग को 3 वर्ड को तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पास हमारे पास वर्ड है कैश, कैश फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि अपने पास कैश होता क्या। कैश अपन जो जनरल टर्म्स में समझते हैं मनी, जो हमारे पॉकेट में पैसा होता है, हाँ वही कैश, हम लोग कैश उसी को बोलते हैं। बट फाइनेंस के टर्म में थोड़ा सा अपन आगे जाएंगे, क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट बनेंगे तो उसको थोड़ा सा आपको डीप लेवल पे समझना पड़ेगा। तो कैश मतलब हम लोग के पास यहाँ पास होता है कैश इन हैंड, जो हमारे पास हाथ में जो हमारे पास कैश रखा हुआ है वो, प्लस कैश एट बैंक। ये दो टर्म्स हमारे पास जरूरी, यही हमारे कैश बनते हैं। बट यहाँ पास हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जो फिक्स डिपॉजिट होता है बैंक पे, वो अपना कैश नहीं आता कैश डेफिनेशन में। क्यों? क्योंकि लिक्विडेट नहीं रहता मार्केट पे। अब कभी भी कोई भी फिक्स डिपॉजिट करने जाओगे तो मैच्योरिटी डेट पे ही एक्सपायर हो, उससे पहले आप करोगे चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। उस समय मार्केट में लिक्विडेट नहीं कहलाता, उसी कारण कैश डेफिनेशन में नहीं आता। तो उसके बाद अपन सेकेंड बात करते हैं कैश फ्लो की। कैश फ्लो में अगर अपन जनरल एक एग्जांपल देखें, घर का ही एग्जांपल, अगर आपका मम्मी आपको 50 रुपीज़ अगर देती है तो हमारे लिए क्या हुआ? जाहिर सी बात है इनफ्लो हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं कि पैसा दिया, हमको मिला, हमने किसी को दिया, हमको मिला, उसको हम लोग अपने जनरल फाइनेंस के टर्म्स में इनफ्लो बोलते हैं। अगर आपने उसमें से 20 रुपीज़ चिप्स पे खर्चा कर दिया, चिप्स बहुत पसंद आता है सबको खाने के लिए, तो ये आउटफ्लो हो गया। आउटफ्लो ये अपना मेन टर्म्स, अपन तो दो इसी में बात करेंगे, एक इनफ्लो में बात करेंगे और एक आउटफ्लो में बात करेंगे। अब हम लोग को थोड़ा हाई लेवल का सोचना पड़ेगा। घर से आगे मतलब फर्म से आगे पार्टनरशिप से आगे कंपनी। हम लोग को मेन फोकस करना पड़ेगा कंपनी और फर्म। कंपनी के लिए इनफ्लो क्या कैसे हो सकता है? कैश में सेल्स कर दिया, करेक्ट है, ये आराम से हो सकता है। दूसरा अपन सोचते हैं तो कंपनी क्या करती है, इन्वेस्ट करके रखे थे शेयर्स को डिविडेंड मिल जाता है। कभी कभी में भी हो सकता है कि डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करके रखी होगी तो इंटरेस्ट मिल सकता है। डेटर जिसको हम लोग उधारी में सेल किए रहते हैं, उनका पैसा रिकवर हो सकता है, उनसे पैसा मिल सकता है, और बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं। बट जनरल में हम लोग के पास यही अपन लेते हैं। आउटफ्लो में क्या होता है? आउटफ्लो में अपन क्या कर दिए, कैश परचेस कर दिए जनरल सेंस में। लैंड का एक्विजिशन हो गया, लैंड अगर अपन एक्वायर कर लिए, कैश में ही कर लिए, कोई भी चीज़ और समथिंग एक्वायर कर लिए, ठीक है, पेमेंट कर दिए अपन नोट्स पेबल, समथिंग एनीथिंग, जिससे कि जनरल टर्म्स में कैश का आना जाना होता है। बट यहाँ पास मेन ये चीज़ यहाँ पास ये देखना पड़ेगा कि नॉन कैश आइटम को हम लोग को पहचानने आना चाहिए, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहती। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले अपन मेन जो देखते हैं, अपन अपना मेन होता है डेप्रिसिएशन, जो हर आपके क्वेश्चन में, हर एक प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग को मिल जाता है। डेप्रिसिएशन एक ऐसा अमाउंट है जो एसेट के ऊपर लगता है ताकि अपन एसेट के वैल्यू को टाइम टू टाइम डिक्रीज कर सकें, बस और कुछ नहीं। उसमें कोई पैसा नहीं जाता। अगर अपन मशीन पे अगर 15% डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो हमारे जेब से पैसा कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ उसकी वैल्यू गिरेगी, क्योंकि मार्केट में उसकी वैल्यू गिरती है। और कोई भी चीज़ अगर यूज़ करोगे तो उसकी डेप्रिशिएट होते ही जाती है, उसी कारण डेप्रिसिएशन हम लोग को कैश आइटम नहीं मानते। उसके बाद आता है अपने पास, उसके बाद अपना टर्म आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगेन इसके अपन बेसिक चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया क्यों जाता है। जनरल से पता है स्टेटमेंट पे अपना होता क्या है, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करें। लेकिन पहले ये देखना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया क्यों जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें हम लोग की कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है उसको हम लोग को चेक करना था। कहीं हम लोग किसी को ज़्यादा पेमेंट तो नहीं कर रहे हैं, किसी से हम लोग को पैसा आ रहा है क्या हम लोग के पास कैश की डेफिशिएट तो नहीं हो रही है, हम लोग चेक करना पड़ता है। ये पहला जनरल से।
दूसरा सेंस ये होता है हम लोग को अथॉरिटी को रिपोर्टिंग करना पड़ता है, अथॉरिटी को रिपोर्टिंग करना पड़ता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट होता है। अगर अपन थोड़े से आगे लेवल पे बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करना पड़ता है। तो अच्छे से बात करें, क्योंकि ये अपना प्रिस्क्राइब्ड है लेवल 1 की जो एंटिटी होती है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे लेवल 1 की एएस में अलग अलग पार्ट है। लेवल 1 की एंटिटी हो तो उनको कंपल्सरी रहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको अटैच करना, यहाँ पर से कंपल्सरी रहता है। तो समझ गए। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट, यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है हम लोग डील करेंगे। अब बात आता है अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट वो अपना स्टेटमेंट होता है जो इनफ्लो और आउटफ्लो को तीन एक्टिविटी में बांटता है, 3 एक्टिविटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करता है, 3 एक्टिविटीज़ में अपना डिस्ट्रीब्यूट करता है। पहला अपना होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, सेकेंड अपना होता है फिनेंसिंग एक्टिविटीज़, थर्ड अपना होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब यहाँ पास ये हम लोग का तीन मेन एक्टिविटीज होते हैं, बट बनाने के तरीके, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के तरीके हम लोग के पास 2 होते हैं। एक पहला होता है अपना डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है अपना इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहले मैं ये बता दूं, डायरेक्ट मेथड हम लोग को रिकमेंड नहीं किया जाता, ना तो प्रैक्टिकल लाइफ में रिकमेंड किया जाता, क्योंकि ये उतना ज़्यादा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए रिकमेंडेड नहीं किया जाता। बट फिर भी अपन कॉन्सेप्ट के लिए डायरेक्ट मेथड को बता देते हैं। डायरेक्ट मेथड ये करता है कि एक्चुअल कैश फ्लो को पकड़ता है, एक्चुअल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को पकड़ता है, ना कि उसको मॉडिफाई करता है ऑपरेटिंग सेक्शन को अक्रूवल बेसिस पे। मॉडिफाई नहीं करता अक्रूवल को। ये जनरली सिर्फ क्या पकड़ेगा, कैश सेल्स, कैश पेमेंट, मतलब कैश रिलेटेड जो डायरेक्ट होगा उसी चीज को पकड़ेगा, उसके छोड़े कोई भी चीज को ध्यान नहीं देगा। वेयर एज इनडायरेक्ट मेथड में एक्चुअल के साथ साथ अपन अक्रूवल में भी ध्यान देते हैं। अक्रूवल जस्ट लाइक मैं बता देता हूँ, अक्रूवल में अपने पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट में ये आता है कि तो अगर अपन देखें, जैसे कि जस्ट लाइक एग्जांपल, ओके, अपन यहाँ पास एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अपन प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। जस्ट अब प्रीपेड एक्सपेंस अपना होता क्या है, जो एक्सपेंस अपन पहले से एडवांस में पे कर दिए तो अपन अकाउंटिंग टर्म में उसको अपन एसेट बोलते हैं, करेक्ट है। और अपन अगर डीप में जाएं तो इसको करेंट एसेट बोलते हैं, करेक्ट। बट प्रीपेड एक्सपेंस का पे होना या ना होना डायरेक्ट मेथड में मायने नहीं रखता, बट इनडायरेक्ट मेथड में मायने इसलिए रखता है क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर अगर 50 थे मेरा प्रीपेड एक्सपेंस, अगर और इस साल करेंट ईयर अगर प्रीपेड एक्सपेंस मेरा अगर हो गया 80, तो इसका मतलब यहाँ पास ये है कि 30 रुपीज़ का एक एडवांस पेमेंट हुआ, जिसके कारण मेरा कैश कम हुआ होगा, कैश मेरा गिरा होगा। तो इनडायरेक्ट मेथड इस तरीके से काम करता है। तो हम लोग मेनली इस चीज़ में ही इनडायरेक्ट मेथड पे ही अपन डील करेंगे। उसके बाद अपन डीपली जाते, अब 3 एक्टिविटी को हम लोग को अच्छे से डील करना, ऑपरेटिंग, फिनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। यहाँ पास अपना जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है मेन है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा क्योंकि एकदम मेन टॉपिक है। फिनेंसिंग एक्टिविटी, इसको अगर अपन समझे तो फिनेंसिंग और इन्वेस्टिंग हम लोग को धीरे धीरे से ऑटोमेटिक समझ आएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी अपना होता क्या है, अगर अपन डेफिनेशन पे जाएं, जो डेफिनेशन हम लोग को दिया जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो होता है जो अदर देन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग होता है, अदर देन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग होता है, करेक्ट, अदर देन फाइनेंसिंग, करेक्ट है। अब यहाँ पास अपन देखते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से कौन सी चीज़ें,
ऑपरेटिंग मतलब समझ रहे हैं अपन, होता है ऑपरेशन से रिलेटेड। मेरे पास तीन थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ, कुछ हम लोग डिस्क्राइब करें कौन सा कहाँ पास आ सकता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स की, एक पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल करते हैं लैंड का एक्विजिशन है, लैंड का एक्विजिशन, डिविडेंड हम लोग पे किए, इंटरेस्ट हम लोग का रिसीव हुआ, करेक्ट। ये हम लोग को चार चीज को अगर अपन देखें तो आप बताइए कि इसमें कौन सी एक्टिविटी है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या रहते हैं, हम लोग ऑपरेटिंग लेवल पे काम करते हैं। ऑपरेटिंग हम लोग खरीदेंगे सामान, फिर बेचेंगे, फिर उन लोग को पेमेंट करेंगे, तो हम लोग को जाहिर सी बात है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, करेक्ट है। अब लैंड इक्वेशन, लैंड को अगर एक्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि लैंड हम लोग के स्टॉक में, इसको हम लोग बेचेंगे नहीं। अगर अपन लोग स्टॉक बनता तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है। अगर अपन ब्रोकर हैं, जस्ट लाइक अपन रियल एस्टेट वाले, तो लैंड अपन एक्वायर किया तो अपन लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। बट नहीं, अपन नॉर्मल सेंस में ये सोचेंगे कि लैंड हम लोग इसलिए खरीदें ताकि उसमें अपन बिल्डिंग बना सकें, अपना फैक्ट्री लगा सकें। तो लैंड को अपन क्या बोलेंगे, लैंड को क्या किए हैं अपन, इन्वेस्ट किए ताकि वो हम लोग को कमा के दे सके। उसी कारण इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डाला जाता है। अब अपना आता है डिविडेंड पेड। डिविडेंड को अपन पे किए, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं, कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि डिविडेंड कमाए तभी तो पे किए। नहीं, डिविडेंड अपन कमाए पे किए वो यहाँ पर रिलेवेंट नहीं। बात यह है कि अपन डिविडेंड किसके लिए देते हैं, शेयर्स जो अपन इशू किए रहते हैं, शेयर्स, उसके लिए अपन डिविडेंड पे करते हैं। और शेयर्स हमको फाइनेंस करता है कंपनी को, शेयर होल्डर हम लोग को पैसे देते हैं, फाइनेंस करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये फिनेंसिंग एक्टिविटी है, फिनेंसिंग एक्टिविटी। अब आता है इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव यहाँ पर से होता है कि जैसे कि मैंने रिलायंस का डिवेंचर खरीदा, करेक्ट, डिवेंचर एक्वायर कर, अब मैंने खरीदा है तो ये मेरा ये इक्विटी पार्ट तो नहीं बनेगा, इक्विटी शेयर्स मानता हूँ शेयर्स, लेकिन इक्विटी पार्ट नहीं, ये मेरा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में आ गई, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगा। जिसके कारण क्या है, हम लोग को इंटरेस्ट अगर रिसीव हुआ है तो अपन इन्वेस्ट किए, उसके हम को इंटरेस्ट मिला, तो जाहिर सी बात है यहाँ पास क्या आएगा, ये यहाँ पास आएगा इन्वेस्टिंग। इसके बाद अपन अगर अब डिटेल में हम लोग को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं। अगर अब आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को अगर देखें कि अपने को कैश इनफ्लो पता कैसे चलेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश कहाँ से आया कैसा है। तो अगर अपन अकाउंटिंग टर्म्स को यूज़ करते हैं, अगर आप बैलेंस शीट में गो थ्रू किया, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आप एक बार में क्लिक करें। अगर मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, इसको अकाउंट लिख देते हैं। अगर मेरे पास बैलेंस शीट है, तो आप सोच पा रहे हैं कि इसमें ऐसा कौन सा चीज़ है जो मेरे को इनफ्लो बताएगा। चलो हम लोग लिखते हैं कि इसमें आता क्या क्या चीज़ है। एक आता है अपना ओपनिंग स्टॉक आ जाता है, इधर सेल्स आ जाता है, फिर क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ परचेस आ जाता है, फिर आता है अपना डायरेक्ट एक्सपेंस भी आ जाता है यहाँ पास, करेक्ट। फिर अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ तक अपना ट्रेडिंग अकाउंट करते होता है। बट अगर इसके बाद अपन देखें तो अदर एक्सपेंस आ जाता है, अदर इनकम आ जाती है, अपन प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ज़्यादा स्पेशली करके डील नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से सेपरेट लेक्चर है। बट इसके अभी अपन बात करेंगे यहाँ पास कैश फ्लो को ज़्यादा अच्छे से। तो नेट इनकम, ये हो गया अपना नेट इनकम। तो आप यहाँ पास बता सकते हैं कि अपने पास कैश इनफ्लो को मेन पकड़ने का अगर अपन स्टार्ट कहाँ से करें, कैश फ्लो इशू मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को, तो अपन चाहे तो सेल्स से स्टार्ट कर सकते हैं, करेक्ट है। अपन सेल्स को भी इनफ्लो मान सकते हैं। बट अगर अपन ध्यान से देखें, पहले अपन खरीद के लाए, कुछ खर्चा दिए, फ्रेट दिए, लेबर को चार्जेस दिए, फिर बेचे, तो सब चीज़ को हम लोग को माइनस करना पड़ेगा ना। तो उसी को अपन नॉर्मल टर्म से बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो अपना यहाँ पास क्या हुआ, अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में स्टार्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ को
नेट प्रॉफिट से। अब अपन चालू करेंगे एडजस्टमेंट। अब नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट इमेजिन कर लेते हैं जस्ट लाइक हम लोग का नेट इनकम आया 100, यहाँ पर इमेजिन करके चलते हैं 100। अब सबसे पहले हम लोग को वो एडजस्ट ऐड करना है जो नॉन कैश आइटम है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग का सीधी सी बात है अक्रूवल बेसिस में चलता है, अक्रूवल बेसिस में चलता है। और हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अक्रूवल बेसिस को पकड़ के ऑपरेटिंग एक्टिविटी अपना एक्चुअल पे आता है। ऐसा नहीं कि एक्रूवल बेस में चलता है, एक्रूवल बेस में नहीं, एक्रूवल बेसिस को पकड़ के मॉडिफाई करके एक्चुअल में पहुंचता है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इसी में अपन कुछ चीज़ को ऐड करेंगे और लेस करेंगे जो चीज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट नहीं हो सकती। अपन पहले बात करते हैं यहाँ पास अदर एक्सपेंसिव में एक एक्सपेंस तो हमेशा आता है जो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का डेबिट साइड होना इसका मतलब ये बोलता है कि नेट इनकम अपनी डिक्रीज हो गई है। सीधी सी बात है, किसी चीज़ को किसी से माइनस करोगे तो सीधी सी बात है कम हो गई होगी। तो डेप्रिसिएशन अपना कैश आइटम नहीं है, तो अगर लेस हो चुका है तो उसको अपन को वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। तो अपन अगर इसको वापस से अपन अगर ऐड बैक करेंगे तो ऐड कर देते हैं अपन डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10, करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत। अब डेप्रिसिएशन एक एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल हो सकता है, इंटेंजिबल कुछ भी हो सकता है। अपन एक जनरल टर्म से बात करें, फिर अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा फ्लैशबैक शुरू से क्या तक अपन डील करें। बस अभी मैं समझा रहा हूँ कि कैसे अपन एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अगर अपन आगे डील करें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी दो अलग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिनेंसिंग एक्टिविटी। अब देखिए अदर इनकम में हम लोग के पास डिविडेंड की इनकम भी आ सकती है जो कि हम लोग के नेट इनकम में इंक्लूडेड है। तो जो डिविडेंड की इनकम है हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि डिविडेंड की इनकम लोग की होती है इन्वेस्टिंग की इनकम, नॉट ऑपरेटिंग की। तो यहाँ पास हम लोग को इसको लेस करना पड़ेगा। इमेजिन कर लेते हैं 10 रुपीज़, करेक्ट है, यहाँ पास लेस कर लेते हैं। और यहाँ पास है कि अपन डिविडेंड पे भी किए होंगे, डिविडेंड भी पे किए रहते हैं, डिविडेंड पेड, क्योंकि अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी का काम है। तो यहाँ पास डिविडेंड को वापस से ऐड बैक कर देंगे। हाँ, यहाँ पास है कि क्वेश्चन यहाँ पास ये अराइज हो सकता है कि डिविडेंड तो अपन कैश में ही पे करते हैं, तो इसमें क्यों आ रहा है? आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे नहीं आएगा, वो आएगा अपने फाइनेंसिंग या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो एज पर द रिलेवेंट जो भी है उसमें पर्टिकुलरली आएगा। तो यहाँ पास अपन डिविडेंड और डिविडेंड रिसिप्ट है, इंटरेस्ट की इनकम है, ये सब चीज़ को अपन एक्सक्लूड करें। यहाँ पर हम जाएँ चरण से, यहाँ पास अपना आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम लोग का बहुत बड़ा एरिया आने वाला है जिसको समझने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है, अच्छे बच्चे लोग इसको समझने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। वर्किंग कैपिटल अपन थोड़ा सा डीप में डील करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले अगर अपन थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो वर्किंग कैपिटल होता क्या है। वर्किंग कैपिटल, ओके, वर्किंग कैपिटल अगर हम जनरल सेंटेंस जो वर्किंग करने के लिए कैपिटल हम लोग को जरूरी रहता है। जस्ट लाइक अगर अपन कोई शॉप चला रहे हैं, जस्ट लाइक रेडीमेड शॉप, रेडीमेड अपनी अगर शॉप है, करेक्ट है, तो इसलिए अपना वर्किंग कैपिटल ये बोला जाता है कि डेली टू डे एक्सपेंस को करने के लिए हम लोग पास कुछ ना कुछ लॉकर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर में जो जनरल काउंटर है उसमें हम लोग का कैश रहना जरूरी रहता है। अगर हम लोग काम पूरा रुक जाएगा, भाई कोई चाय लेके आ रहा है तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, हम लोग की डिलीवरी आई फ्रेट उसको पेमेंट, ऐसा तो नहीं कि फ्रेट वाले का बाद में पैसा देंगे, तो हम लोग को पूरा मार्केट खराब है, 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, ज़्यादा 3 दिन चलेगा, उसके छोड़ नहीं चल सकता। तो वर्किंग कैपिटल का सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट है जनरल टर्म्स में, सबका वर्किंग कैपिटल अपने अपने हिसाब से रहता है। वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अपने पास लॉकर में ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, उसको कुछ अगर इन्वेस्ट कर देंगे, सीधी सी बात है, उसको अपन अच्छे समझेंगे। अब फाइनेंस के टर्म में वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। यहाँ पास ये बोला अपने पास कितना करेंट एसेट है जो करेंट लायबिलिटी को अभी पे कर सकता है। अगर अपने पास फेवरेबल है तो समझ जाना कि वर्किंग कैपिटल अपना अच्छा है। वर्किंग कैपिटल जस्ट लाइक अपने पास अगर ये 100 है और 80 है तो अपने पास 20 का वर्किंग कैपिटल एग्जिस्ट करता है। ये हम लोग के लिए फेवरेट कंडीशन है। वहीं अगर अपने पास, और यहाँ पास अपन करेंट रेशो भी निकालते हैं, सब चीज़ वो दूसरा चीज़। अब अपन डील करते हैं वर्किंग कैपिटल अपने कैश फ्लो को कैसे इफेक्ट करता है। मैंने बात किया करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी पे, दोनों को अपन बाइफरकेट कर देते हैं। करेंट एसेट्स, फिर अपना आता है करेंट लायबिलिटी। अब यहाँ पास अपन क्या क्या चीज़ जानते हैं।
करेंट एसेट में सबसे पहले होता है अपना कैश। कैश को यहाँ पास अपन इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि कैश ऑलरेडी अपन ऊपर इंक्लूड कर देंगे, तो अपन कैश को बात नहीं करेंगे। अदर देन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पे बात करते हैं अपन। अपन डेटर्स हो गए, प्रीपेड एक्सपेंस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंस हो गए। अब करेंट लाइबिलिटी में अगर अपन बात करें क्रेडिटर्स, नोट्स पेबल, नोट्स पेबल और एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पास ये है कि अब हम लोग को ये देखना है कि ये हम लोग का इफेक्ट कैसे करता है अपने कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। इमेजिन करते हैं मैं कुछ फिगर्स, हम लोग कुछ फिगर्स पे डील करते हैं, जस्ट लाइक अपन एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पास अपन देखते हैं एक करंट ईयर का अमाउंट ले लेते हैं और एक प्रीवियस ईयर। करंट ईयर मतलब आज का साल, प्रीवियस ईयर मतलब पिछले का साल। अपन जनरली उसी चीज़ को डील करते हैं। तो अपने पास 3-4 अमाउंट होते हैं। एक डेटर ले लेते हैं अपन, डेटर ले लेते हैं, इन्वेंट्री ले लेते हैं, क्रेडिटर्स, नोट्स पेबल। कुछ भी अपन इमेजिनरी फिगर रखते हैं जिससे कि हम लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से हो पाए। तो करेंट ईयर हम लोग का 150 रुपये है, प्रीवियस ईयर अपना 100 रुपये था। इन्वेंट्री अपने पास 80 है, पिछले साल हम लोग का 100 था। जस्ट लाइक अदर्स को हम ले लेते हैं 90। अब यहाँ पास ये कैश फ्लो को इफेक्ट कैसे करेगा देखते हैं। तो यहाँ पास अपन इस चीज़ को डील करते हैं कि डेटर्स, डेटर का प्रीवियस ईयर था अपना 100, करेंट ईयर हो गया है 150। तो इसका मतलब यहाँ पास ये है कि 50 रुपीज़ हम लोग का पैसा आया नहीं। सीधी सी बात है, नहीं आया। मैं मानता हूँ कि नहीं आया, और आया इसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर अपना आउटफ्लो तो हुआ नहीं आया तो। लेकिन अपन फाइनेंस के टर्म में सही से एक चीज़ सीखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टर्म्स में अगर कोई पैसा आते आते नहीं आया तो जाने से कम नहीं। फिर से एक चीज़ बोल रहा हूँ, अगर कोई भी पैसा, कोई भी चीज़ का पैसा अगर आते आते रुक गया और नहीं आया तो वो आउटफ्लो से कम नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट टर्म्स में। तो यहाँ पास अपने यहाँ ये बोला जाता है कि 50 रुपीज़ का जो अपने पास डेटर का पैसा जो जाम हो गया, अब नहीं आ पाया, उसको अपन आउटफ्लो कंसिडर करेंगे। करेक्ट है। अब इन्वेंट्री की बात करते हैं। इन्वेंट्री पहले 100 था, अब 80 हो गया। इसका मतलब ये है कि 80 रुपये का इन्वेंट्री अपन सेल कर दिया। सीधी सी बात है, सॉरी 20 रुपीज़ का इन्वेंट्री अपन सेल कर दिया, मतलब 20 रुपये का इनफ्लो हुआ है। करेक्ट है, 20 रुपये का इनफ्लो हुआ है। अब सेम अपोजिट चलेगा क्रेडिटर के लिए। इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, इसी में बच्चे ज़्यादा फंसते हैं। क्रेडिटर्स की बात करते हैं। क्रेडिटर्स अपने पास 80 था, अब 50 हो। इसका मतलब ये है कि जो 30 रुपीज़ का जो अपना गैप है, इसको हम लोग ने पेमेंट किया होगा। करेक्ट बात है, पेमेंट किया तभी तो कम हुआ। पहले 80 था, बीच में भले कोई ट्रांजैक्शन हुआ, पहले 80 था, फिर 50 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 90 हो गया। विद इन ईयर की नहीं, अपन प्रीवियस ईयर के लास्ट बैलेंस को और करेंट ईयर के लास्ट बैलेंस को हम लोग मोस्टली कंपेयर करें। उसके आगे पीछे अपन कुछ चीज़ को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पास अपन समझ गए, यहाँ पास 30 नोट पेएबल में यहाँ पास सेम वही कॉन्सेप्ट होगा कि यहाँ पास पैसा हम लोग का आया, क्यों आया, तो पहले 90 था और 100 इनडायरेक्टली हम लोग को फाइनेंस किया, ये हो गया हम लोग का। तो अगर यहाँ पास अब हम लोग समझ गए, अब इस प्रैक्टिकली समझ गए, अगर हम लोग को इसको थ्योरेटिकली अगर यहाँ पास लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पास अपन ऐड करेंगे और कुछ चीज़ लेस करेंगे। वो चीज़ अपन ऐड करेंगे अगर अपना करंट एसेट अगर डिक्रीज होता है तो वो चीज़ यहाँ पास ऐड होगा। कि करंट एसेट डिक्रीज होता है, जैसे पहले अपना डेटा कितना था 150 हो गया, अब 100। पहले क्या बोलते हैं, करंट एसेट में अपने पास क्या था, डेटर्स था, एग्जाम्पल देख लेते हैं, इन्वेंट्री था अपने पास 100, अब 80 हो गया, करंट एसेट है तो 20 अपना इनफ्लो हुआ। करेक्ट है। वहीं पास अगर करंट लाइबिलिटी अपना अगर इंक्रीज़ होता है, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ होता है तो यहाँ पास ये हो जाएगा कि उसको भी अपन ऐड कर देंगे। इस एग्जांपल में सेम अपन देखें तो करंट लाइबिलिटी यहाँ पास पहले 90 था, 100 हो गया, इसमें 10 रुपये इंडायरेक्टली हमको फाइनेंस कर दिया है। कम होता है तो पेमेंट के यहाँ पास कोई पेमेंट नहीं किए हैं तो, और जस्ट अपोजिट अपने पास लेस यहाँ पास होगा। करंट एसेट अगर इंक्रीज़ होता है तो, और यहाँ पास करंट लाइबिलिटी अगर डिक्रीज़ होता है तो।
और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी इसमें डिफिकल्टी हो तो फ्री रहिए, मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छे से और डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो इसके बाद आता है, अगर अपन फिर उसका लेस कर देते हैं इनकम टैक्स पेड समथिंग जो भी हो जाए, इनकम टैक्स पेड, तो फिर यहाँ पास आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो। मेन अपना क्रीम एरिया यही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि यहाँ पास अच्छे से डील है, अगर अपन क्वेश्चन का एक्सरसाइज करेंगे तब एक एक चीज़ पता चलेगी, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यही है, इसके छोड़ कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। तो अगर अपन अब दो चीज़ में बात करते हैं, अब इसके बाद अपने पास आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अभी हम आपको कुछ ट्रिक देते हैं कि कई लोगों को परेशानी होती है कि हम पहचाने कैसे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है कि फाइनेंशियल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। जस्ट अपन इमेजिन करते हैं एक बैलेंस शीट में नॉर्मल फॉर्म बना हुआ है। एक अपना होता है एसेट्स, करेक्ट, इधर होता है अपना इक्विटी, नॉट लायबिलिटी, इट्स इक्विटी। फिर यहाँ पास आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, फिर अपने पास आता है करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स में अपने पास यहाँ आता है नॉन करेंट, जिसको अपन फिक्स्ड भी बोलते हैं, और यहाँ पास आता है करंट। अब हम लोग को पहचानने की जरूरत है। अब यहाँ पास आता है लैंड, मशीन, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। और इक्विटी पे अपना आता है शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकता है, ये इक्विटी शेयर्स भी होगा कुछ भी। और यहाँ पास आता है डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, और करंट लायबिलिटी अपन देख चुके हैं, क्रेडिटर, और यहाँ पास अपने पास आता है नोट्स एक्सेट्रा। वही अपन करंट एसेट की अगर बात करें, करंट एसेट में डेटर, इन्वेंट्री एक्सेट्रा। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं, अपन एक बात की ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आप समझ गए हैं तो बहुत ईजी है हम लोग के इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को समझना और फाइनेंशियल एक्टिविटी। इसीलिए मैं बेसिक का कुछ चीज़ बता रहा हूँ, बेस जो हम लोग के बेस को स्ट्रॉन्ग करें। अब अपन एसेट, अपन इसको 3-4 तरीके से थोड़ा सा अलग करें। अगर अपन एसेट खरीदे, लैंड खरीदे, इन्वेस्टमेंट किया और इससे एसोसिएटेड कोई भी चीज़ हुआ, इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड मिल गया, कुछ भी चीज़ हो गया, मशीन को सेल की तो कैश मिला, मशीन को खरीदे तो कैश पेमेंट की, कुछ भी चीज़, ये पूरा का पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे आता है। इससे आपको और अच्छे से समझ आएगा, पूरा का पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे आता है। अब आता है अपना इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और उससे रिलेटेड कोई भी टर्म्स। इक्विटी शेयर का डिविडेंड पेमेंट कर दिए या तो बायबैक कर लिए, तो क्या होता है कंसोलिडेट कर दिए शेयर को, रिडक्शन कर दिए, जो भी चीज़ कर दी वो। और डिवेंचर और इन्वेस्टमेंट एंड लोन का, ये दोनों अपना फिनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है, इससे एसोसिएटेड जो भी चीज़ हो। अब बैलेंस शीट में अपने पास बचा ये दो ये अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है। और अदर देन जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो आइटम रहता है वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इशू नहीं है। तो यहाँ पास अपना मेन, यहाँ पास अपन ये सीखे हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मेन अपन डील किए हैं, उसके फाइनेंसिंग और क्या कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप इसको कोशिश कीजिए कि आपको इसको नोट कर लिए, आपके लिए हमेशा ही हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। हम यहाँ पास कोशिश करेंगे, अपन यहाँ पास नया चैनल चालू किए हैं विजन एजुकेशन, जो मेनली है प्रोफेशनल बच्चों के लिए, CA, CMA, CS के लिए। अपन ऑल लेवल को कवर करेंगे, आपको जो भी टॉपिक होगा आप हम लोग कमेंट कीजिए, हम उसका वीडियो बनाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो यहाँ पास हमारी जो टीम है वो पूरी प्रोफेशनल की टीम है, आप इसका टेंशन मत लीजिए कि आपको क्या गलत पढ़ा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पास हम लोग जो टीम है जो आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पर वीडियो जो अपलोड होगा, हम लोग प्रोफेशनल टीम है। विजन एजुकेशन साथ ही साथ अदर CS, CMS को छोड़ के जो UPSC होती है, एक हो गया LLB का भी पार्ट होता है, और अदर देन दिस BCom एंड अदर डिग्री, ये सबको भी कवर करेगी। तो यहाँ पास मेनली अपन प्रोफेशनल की ही बात करेंगे, बट अदर देन दिस अपन इसकी भी बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। सो अगर आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, कुछ भी अगर आपको क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। हम लोग का नया स्टार्टअप है, मान लो कुछ चीज़ गलती हो सकती है, बट अपन कोशिश करेंगे आगे अच्छे ज़्यादा कर। सेफ रहिए,
अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए और कोविड को